नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चेन्नई बेस्ड एक कंपनी की जिसका एक यूनिक बिजनेस मॉडल है और ये कंपनी शिपिंग इंडस्ट्री को आउटसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है ABS मेरीन और ये जो कंपनी है ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। लगभग 540 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक और इस कंपनी के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये कंपनी NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है और इसका पिछले साल ही IPO आया था। जैसा आप जानते ही हैं कि NSE SME प्लेटफॉर्म जो होता है उसमें लॉट के हिसाब से यानी सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वही खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो इसका जो लॉट साइज़ है वो 500 शेयर्स का है। तो आप केवल 500 शेयर्स के लॉट में ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब जानते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री तो इसकी काफ़ी पुरानी है। तो 1992 में ये ABS मेरीन कंपनी की स्थापना हुई और ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी उस समय और सितंबर 2023 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसका कारण आप जानते ही हैं क्योंकि इन्होंने अगली साल यानी 2024 में अपना IPO लॉन्च किया SME प्लेटफॉर्म पर। मई 2024 में इनका IPO आया। IPO प्राइस 147 थी और अब जो इसका भाव है वो लगभग 220 रुपये है। तो 1.5 साल में यानी 1.5 ईयर्स में ये कंपनी जो है इसकी वर्थ 1.5x हो गई है। 1.5 साल में 1.5 गुनी हो गई है ये कंपनी। तो इस तरीके से निवेशकों को इसने 83% जो है CAGR रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न कंपनी ने दिया है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। तो इसके एक कपल जो है हस्बैंड वाइफ वो इसके प्रमोटर हैं, श्री PB नारायणन और श्रीमती श्रीलता नारायण साहब। तो ये जो PB नारायण साहब हैं ये मास्टर मैरिनर हैं। 15 साल का इनको शिपिंग इंडस्ट्री का अनुभव है। अब ये मास्टर मैरिनर क्या होता है? तो देखिए वो व्यक्ति जो वर्ल्ड में वो इतना एक्सपीरियंसड हो, उसके पास इस तरह की ट्रेनिंग हो और साथ ही साथ उसके पास जो लाइसेंस है प्रॉपर लाइसेंस हो और जिसके कारण वो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी तरह के शिप्स को जो कैप्टन कर सके या उसको लीड कर सके वो मास्टर मैरिनर कहलाता है। तो इस तरह की जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन वाले इस कंपनी के प्रमोटर हैं PB नारायण साहब जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अब जान लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में। तो 4 मेन इनके बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला है शिप मैनेजमेंट, दूसरा है शिप ओनिंग, तीसरा है मरीन सर्विसेज और चौथा है पोर्ट सर्विसेज। तो एक एक करके इनको इन वर्टिकल्स को आसान भाषा में समझ लेते हैं। शिप मैनेजमेंट सर्विसेज में ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई शिप ओनर है। अब उस शिप ओनर को तलाश है कि भाई कोई ऐसा आदमी हो जो क्रू रिक्रूटमेंट कर दे, टेक्निकल सुपरविज़न कर दे, कैटरिंग कर दे, एजेंसी कोऑर्डिनेशन कर दे। किसके लिए? इनके शिप के लिए। अब इनको ये क्या क्या चीज़ें होती है? तो क्या है कि वो शिप ओनर है ना, वो पहली उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई मैं इस शिप पे जो क्रू को रिक्रूटमेंट करूँगा तो कोई ऐसी एजेंसी हो जो मेरे से फीस ले ले और जो प्रॉपर आदमी जो है ना वो उस क्रू के लिए वो छांट के मुझे दे दे और उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे, उनका मैनेजमेंट कर दे। मतलब बिजनेसमैन को यानी कि जो सेठ होता है, जो ओनर है, उसको हेडेक नहीं हो। तो पहली चीज़ तो ये, तो आप ये समझ लीजिए जिस तरीके से स्टाफिंग वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ये स्टाफिंग करते हैं। दूसरी चीज़ है वो है टेक्निकल सुपरविज़न। टेक्निकल सुपरविज़न का मतलब ये शिप में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसको दूर कर दे, प्रॉपर रिपेयर करवा दे, प्रॉपर मेंटेन उसको करे। तो वो सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज़ हुई केटरिंग एंड हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब उस शिप की साफ़ सफाई और केटरिंग का मतलब उसमें भोजन वगैरह की व्यवस्था। तो कोई ऐसा आदमी हो वो कर दे। चौथा एजेंसी कोऑर्डिनेशन। तो एजेंसी कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जब शिप पोर्ट पर आया और जो पोर्ट से गया तो काफ़ी सारे पेपर वर्क उसको करना पड़ता है, कोई कस्टम अथॉरिटी से, पोर्ट वाले से, और जो जहाँ से माल लोड हो रहा है अनलोड हो रहा है, तो काफ़ी सारा जो पेपर वर्क होता है। तो ये एक तरीके से एजेंट का काम करते हैं, जो कस्टम एजेंट होता है ना, कस्टम क्लियरिंग एजेंट। तो उस तरह की वर्किंग है इनकी यानी ABS मेरीन वालों की। तो ये काम भी ये करते हैं। अब फिलहाल इनके पास 36 वेसल्स अंडर शिप मैनेजमेंट है। मतलब
इनको जो शिप मैनेजमेंट 36 व्हीकल का ये अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, और उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के लिए जो वेसल्स हैं वो या कोई रिसर्च वेसल्स हैं उनको भी मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ जो पैसेंजर और कार्गो वेसल्स हैं उनको भी ये मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम वेसल्स की बात करते हैं तो एक जनरल टर्म है, चाहे वो शिप हो सकती है, चाहे वो बोट हो सकता है। तो समुद्र में चलने वाला जो भी एक जो ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ है उसको एक जनरल टर्म में वेसल बोल दिया जाता है। दूसरा इनका वर्टिकल है वो है शिप ओनिंग। अब ये शिप ओनिंग में क्या होता है, तो इनके पास छोटे शिप्स हैं और बोट्स हैं। अब वो ये ऑपरेट करते हैं, ओन भी करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। और ऑपरेशन में किसकी मदद करते हैं, मान लीजिए ऑयल जो ONGC है वो उसकी ऑयल रिग समुद्र में काफ़ी अंदर लगी हुई है। अब वहाँ पर आपको पहली चीज़ तो स्टाफ को लाना ले जाना है, तट से लाना भी और ले जाना भी है। दूसरी बात, कोई माल मटेरियल उसके लिए ले जाना है उस रिग के लिए, तो उसमें मदद करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये कोई अगर प्लेटफॉर्म के आसपास कोई ऑयल स्पिल हो गया या गंदगी हो गई तो उन बोट्स की सहायता से ये उसकी साफ़ सफाई भी करते हैं। चौथी बात ये, कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कई बार सी लिंक बनता है तो उसमें जो फाउंडेशन बनती है वो समुद्र के अंदर बनती है, तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट हुआ और जो माल मटेरियल है वो ले जाने का, तो ये इन बोट्स की सहायता से ये करते हैं और इसके लिए वो के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तीसरा जो इनका बिजनेस वर्टिकल है वो रिलेटेड है मेरीन सर्विसेज से। अब ये मेरीन सर्विसेज क्या होती हैं, तो पहली इनकी सर्विस है वो चार्टरिंग से। अगर किसी कंपनी को अपना माल भेजने के लिए कोई शिप किराए पर चाहिए तो वो शिप किराए पर ये दिलवा देते हैं और बीच में कमीशन ले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि शिप इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो शिप की फ़िटनेस को सर्टिफाई करते हैं कि भाई ये शिप जो है प्रॉपर है, कोई दुर्घटना के इसमें चांसेस नहीं है, तो ये वो काम करवा के देते हैं। ये RTO एजेंट टाइप की जहाँ पे फिटनेस होती है RTO में, तो हम जनरली एक RTO में एजेंट की मदद लेते हैं, तो वो एजेंट का काम ये शिप्स के लिए करते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। फिर न्यू बिल्ड एंड शिप कन्वर्जन सुपरविजन है। होता क्या है कि नया शिप बन रहा है, किसी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने कोई नया शिप बनवाया, तो भाई मैं ये देखूं ये प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं बन रहा, मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बन रहा है, तो ये उस व्यक्ति के बिहाफ पर उस शिप का जो है वो सुपरविज़न करते हैं। फिर कोई शिप का कन्वर्जन हो गया, कोई पुराना शिप है उसको नए किसी स्वरूप में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये उस सुपरविज़न पे भी मदद करते हैं। फिर अगर किसी को शिप बेचना है, ख़रीदना है, जैसे मकानों के दलाल होते हैं, तो उसी तरीके से किसी को शिप और ख़रीदना है, बेचना है, तो ये उसमें भी मदद करते हैं और बीच में कमीशन लेते हैं। फिर रिपेयर मेंटेनेंस अगर किसी को करवानी है तो हम आउटसोर्स कर देते हैं वो सर्विस। शिप मालिक जो है आउटसोर्स कर देता है सर्विस, भाई ये शिप की रिपेयर तुम करवा के दे दो, और उसमें भी इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर चौथी चीज़ है पोर्ट सर्विसेज से। अब ये पोर्ट सर्विसेज क्या होती है, तो पोर्ट होता है ना, उसको भी अपने मेंटेन करने के लिए आदमी चाहिए और आउटसोर्सिंग एजेंसीज चाहिए। शिप कोई आग नहीं लग जाए, जो किसी पोर्ट पर साफ़ सफाई उस पोर्ट पर रहे, जो शिप आ रहा है वो प्रॉपरली डॉक हो जाए, जो जा रहा है वो आसानी से समुद्र में चला जाए। तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज है ना पोर्ट से रिलेटेड, तो वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये सारा काम जो हुआ, तो ABS मेरीन सर्विसेज एक तरीके से मेरीन इंडस्ट्री को, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, शिपिंग इंडस्ट्री को ये एक आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इनके टोटल 36 वेसल्स जो हैं वो अंडर मैनेजमेंट है, यानी एक जो इनका बिजनेस वर्टिकल मैंने बताया वो रिलेटेड था शिप मैनेजमेंट से। तो शिप का मैनेजमेंट 36 शिप्स का ये या वेसल्स का मैनेजमेंट ये करते हैं। 5 इनके ओन्ड वेसल्स हैं जिनको ये किराए पर चलाते हैं डिफरेंट सर्विसेज के लिए। मुंबई, चेन्नई, कोची और काकीनाडा में इनके ऑफिसेज हैं। इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा NTPC, ONGC, केन एनर्जी, और जो पोर्ट अथॉरिटी जैसे चेन्नई, कराईकाल पोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं, गवर्नमेंट पोर्ट अथॉरिटीज़, वो इस तरह के इनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स। FY25 में इनका 36% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आया और 43% जो है वो PSU से आया, और बाकी 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आया। तो 79% रेवेन्यू के लिए ये बेसिकली गवर्नमेंट और PSUs के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए बहुत ही एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं और वो इस कंपनी को चला भी रहे हैं, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, खुद इस शिपिंग इंडस्ट्री में जो ये काम कर रहे हैं उसका खुद हिस्सा रहे हैं। तो
ये एक कंपनी की स्ट्रेंथ है। दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि 1992 से कंपनी काम कर रही है और सर्वाइव कर रही है। तो क्लाइंट के साथ इनकी अच्छी रिलेशनशिप अगर नहीं हो तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। एक अन्य स्ट्रेंथ इनकी ये है कि ONGC और श्लूमबर्गर जैसी कंपनियों के साथ इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट है, जो अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इनकी होगी तो उसको आगे भी एक्सटेंड करेंगे। तो ये इनको कांस्टेंट रेवेन्यू कम से कम 5-6 साल तक प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट। FY25 में इनको जो नए कॉन्ट्रैक्ट मिले वो लगभग 350 करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट मिले। वीकनेस की बात करूँ तो पहली वीकनेस ये कि क्लाइंट कंसंट्रेशन है, यानी 90% रेवेन्यू आता है वो टॉप 10 क्लाइंट्स के साथ आता है। दूसरी वीकनेस ये है कि बहुत ही ज़्यादा ये डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। तो 79% इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है गवर्नमेंट सेक्टर से, और गवर्नमेंट सेक्टर में कई तरह के इश्यूज आ सकते हैं जब कंपनी थोड़ी बड़ी होने लगती है। तीसरी चीज़ ये कि ये जो इंडस्ट्री है ये छोटे छोटे काम करने वाली इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए हाउस कीपिंग हुआ या केटरिंग हुआ, तो इस तरह की जो सर्विसेज है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, ठेकेदारी का काम है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। तो इनको चाहिए कि थोड़े से टेक्निकल, जहाँ पर टेक्निकल जो काम हो ना उस तरह के ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज में अपने आप को एक्सपेंड करें ताकि वहाँ पर कंपटीशन कम हो। मार्केट कैप की बात करूं तो 540 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर 77 रुपये का कर्जा है। ROE जो है मिडिल रेंज में 15.6% का है, और PE जो है वो ठीक ठाक रीजनेबल है। बहुत दिनों बाद इस तरह का PE देखने को मिला है, स्पेशली जो SME स्टॉक्स हैं उनमें 20 का इनका PE है। पिछले 12 महीने की सेल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका जो IPO मई 24 में आया है, तो पिछले 12 महीने की सेल 33% बढ़ी है। प्रॉफिट जो है 11% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 64% है। FII के पास नेग्लिजिबल है, 0.13% है ऑलमोस्ट। जो DII है उसके पास 7% है, 7%, और पब्लिक के पास 29%। तो अगर वीडियो को समराइज़ करूँ तो बड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल है, बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं। ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और फिलहाल तो PE भी जो है रीज़नेबल नज़र आ रहा है। बस इसमें देखने की बात ये है कि किस तरह से ये अपने आप को ग्रो करते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से ये अपने जो डेट है उसको कम करने में सक्षम रहते हैं और इंटरनल अक्रूवल से एक्सपेंशन करते हैं। हमेशा की तरह शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय मेरी नहीं है। आप इस संबंध में हमेशा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही काम करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।